हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9th में फिजिक्स में स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ग्रेविटेशन। ध्यान दे स्टूडेंट्स, लिखा नहीं मैंने यहाँ, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। ओके, तो ग्रेविटेशन में स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 से। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, जिन बच्चों को नया वीडियो भी मिला है, यूट्यूब ने रिकमेंड किया है या कहीं से भी आपको ये वीडियो मिला है, तो बच्चों ग्रेविटेशन के इसके पहले भी कुछ पार्ट्स आ चुके हैं। तो सर ये पूरा प्लेलिस्ट मुझे कहाँ मिलेगा? बच्चों जाइए कमेंट सेक्शन में, एक कमेंट मैंने पिन किया हुआ, उस पर रीड मोर पे आप क्लिक करिए। ठीक है, पूरा सिलेबस वहाँ पे आपका ओपन होकर आ जाएगा। वहाँ पे आपको ग्रेविटेशन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे क्लिक करना है, पूरा प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगा। ओके, इसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन कि अगर अभी तक आपके कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के बच्चों नहीं क्लियर हैं तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। कहाँ से कर लें सर? बच्चों जब आप रीड मोर पे नीचे क्लिक करोगे, जो पिन कमेंट है, तो पूरा जब सिलेबस खुलेगा तो ऊपर जो लिंक दिया होगा ग्रेविटेशन का, वहाँ पे इस चैप्टर को पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो ईयरफोन लगाइए, साइड में बैठिए, 7 to 8 डेज का टाइम दीजिए, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए अच्छी तरीके से। बहुत सारे वीडियोस आते हैं यूट्यूब पे, 1 घंटे में फिनिश करें ग्रेविटेशन, है ना? तो 1 घंटे वाले वीडियोस से बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं बनेगी। इसलिए अच्छी तरीके से एक बार डिटेल में पढ़ लीजिए ताकि फ्यूचर में भी आपका फायदा हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आइए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 2 पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस इफ द mass of each of the 2 particles is double, keeping the distance between them unchanged, the value of the gravitation force between them will be। तो बच्चों सिचुएशन देखिए जरा क्या है। सिचुएशन ये है कि इनके पास 2 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और ले लेते हैं हम लोग भी। तो देखिए सिचुएशन फर्स्ट, 2 पार्टिकल्स हैं बच्चों। ये फर्स्ट पार्टिकल है, मान लीजिए इसका मास m1 है और ये सेकंड है, इसका मास m2 है। लेट अस से बच्चों कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? r है। तो यहाँ पर अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू निकाल लें, चलिए निकाल लेते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? F = कैपिटल G m1 m2 अपॉन में इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये अभी फोर्स कितना लग रहा है? इतना लग रहा है। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अब क्या कहता है इन्होंने? इफ द मास ऑफ ईच ऑफ द 2 पार्टिकल इज डबल्ड। ध्यान दीजिए, डबल कर दिया है। तो केस 2 में क्या होगा बच्चों? यहाँ पर देखिए जरा, ये देखिए केस 2। अब इसको भी डबल कर दिया और इसको भी। कैसे पता चला? इफ द मास ऑफ ईच ऑफ द 2 पार्टिकल्स, दोनों ही पार्टिकल जो दोनों हैं, दोनों का पार्टिकल का मास इन्होंने 2 टाइम्स। तो m1 का 2 टाइम्स बच्चों क्या होता है? 2m1। तो ये देखिए इसका मास ज्यादा हो गया, 2m1 हो गया, 2 टाइम्स m1 ना। और इसका कितना हो गया बताइए? 2m2 हो गया। इसको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। आगे पढ़िए, कीपिंग द डिस्टेंस बिटवीन देम अनचेंज, मतलब कि दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं किया गया। आपको फिगर में थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, उसको आप इग्नोर करो। अगर ये r है तो ये भी क्या है? r है। डिस्टेंस चेंज नहीं किया गया। सही, चलो बहुत बढ़िया। ठीक, तो डिस्टेंस चेंज नहीं किया गया। अब यहाँ पर बच्चों आप अगर फोर्स का फॉर्मूला लगाएं, मतलब इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स कितना लग रहा है वो अगर आप लगाएं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज। देखिए F न्यू, बच्चों इसको हमने क्या बोला? F न्यू। यही तो उन्होंने पूछा है, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन देम विल बी। तो जो न्यू फोर्स होगा इस टाइम दोनों के बीच में लग रहा होगा, क्या वो चेंज हो जाएगा? हाँ भाई, चेंज तो होगा, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करता है? मास के प्रोडक्ट्स पे और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो डिस्टेंस तो अनचेंज है, वहां से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या होता है फॉर्मूला? कैपिटल G, फिर इनटू में क्या लगाते हैं? पहले पार्टिकल का मास इनटू दूसरे पार्टिकल का मास। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान से चेक करिए, पहले पार्टिकल का मास कितना है? 2m1 है। तो यहाँ पर पहले पार्टिकल का मास हम 2m1 रखेंगे, फिर डॉट का मतलब इनटू होता है, पता है सबको। और दूसरे पार्टिकल का मास बच्चों हम लोग 2m2 रखेंगे। देखिए ये m1 की जगह और ये m2 की जगह, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास? r²। सही है, तो यहाँ पे हो जाएगा F न्यू = टू। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका G, कोई बात नहीं। अब देखो ये सब कुछ तो मल्टीप्लिकेशन में ना, G × 2 × m1 × 2 × m2। तो 2 × 2 कितना हो जाएगा बताइए? 4। और 2 × 2 जब 4 हो जाएगा तो उस 4 को आप सबसे आगे भी तो लिख सकते हो। तो 2 × 2 = 4 और ये 4 हमने ऐसे करके आगे लिख लिया। ठीक, 4 × में क्या बचा आपके पास? G बचा, m1 × m2 बचा, तो G m1 m2 अपॉन में r² बचा। अब बच्चों ध्यान से चेक करिए, ये पूरा क्या है? तो यहां से देखिए केस नंबर 1 से ये पूरा क्या है? जो पहले फोर्स था, है ना, जब दोनों पार्टिकल्स का मास कितना था? नॉर्मल था, मतलब m1 और m2 था। तो F न्यू = 4 और ये क्या बन गया आपका? F बन गया। ठीक, तो आप मुझे यहाँ से देख के बताइए 4F का मतलब क्या होता है? 4 × F होता है, यानी कि जो न्यू फोर्स है दोनों पार्टिकल्स के बीच में, जो न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ओल्ड वाले फोर्स का 4 टाइम्स हो जा रहा है, 4 गुना हो जा रहा है। मतलब अगर यहाँ 25 न्यूटन लग रहा है तो 25 न्यूटन का 4 टाइम्स कर दीजिए।
अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा बच्चों तो आपको यहाँ पे 2 मास दिए रहेंगे, जैसे 2 kg 3 kg, ठीक है ना कुछ भी दिए रहेंगे, और डिस्टेंस आपको यहाँ पे कुछ भी दी रहेगी, बोलेगा मास को इतना कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, 3 टाइम्स, कुछ भी वो कर दें। बात सुनिए, आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं रखना है, आप पहले क्या करो, यहाँ तक ऐसे ही सॉल्व कर लो। जब आप यहाँ पहुँच जाओगे तो क्या हो जाएगा, f न्यू इक्वल्स टू 4f हो जाएगा। ठीक, अब आपको f की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ से जाके आप f निकाल लीजिएगा, निकाल पाओगे। g की वैल्यू रखना, m1 अगर 2 kg दिया है तो m1 2 kg, m2 की जगह 3 kg, और अपॉन में r का जो भी वैल्यू दिया है, मान लो कि r 2 दिया हुआ है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से एक वैल्यू आएगा न्यूटन में। मान लीजिए, लेट अस अज्यूम, हमें तो नहीं पता पर जो भी आता है, तो मान लीजिए कुछ इसका आंसर आ रहा है, लेट अस से कुछ भी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, जो भी नंबर आएगा उठा के आप यहाँ क्या करोगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे। डिवाइड क्यों करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, है ना। f का वैल्यू यहाँ रख दोगे तो आपको न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स मिल जाएगा। तो न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जैक्ट वैल्यू आप बता सकते हो, लेकिन ये बच्चों एक जनरल हमने फॉर्म यहाँ पर पढ़ा हुआ है, ताकि एग्जाम में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लगा के आए तब भी हम इसको कर पाएँ। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो यहाँ पर हम ऑप्शन बी पे टिक कर देंगे, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स विल बिटवीन देम विल बिकम व्हाट, 4 टाइम्स ऑफ द ओल्डर फोर्स, जो पहले लग रहा था उसका 4 टाइम्स हो गया। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, ये तो सबको पता होगा। द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड, देखिए जो एटमॉस्फेयर है उसमें डिफरेंट टाइप के गैसेस वगैरह हैं, डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स हैं। तो वो जो पार्टिकल्स या गैसेस हैं, या गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं, उसमें मास होता है, और वो मास किसके द्वारा अट्रैक्टेड है, ग्रेविटी के कारण। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है, जो अर्थ की ग्रेविटी होती है, इसी के कारण ये सभी पार्टिकल्स अट्रैक्टेड हैं और एक निश्चित रेडियस में ये रुके हुए हैं। मतलब अर्थ के सेंटर से अगर हम एक रेडियस अज्यूम करके, एक एटमॉस्फेयर का ऐसा स्फेयर, वो आपने ज्योग्राफी में डिफरेंट स्फेयर पढ़े होंगे एटमॉस्फेयर के, है ना। तो उसको हेल्ड करने का जो रीज़न है, मतलब ये जो एटमॉस्फेयर है अर्थ पे, ये किसके कारण है, ग्रेविटी के कारण है। मतलब उन पार्टिकल्स को ग्रेविटी बांध के रखती है, ऐसा पकड़ के रखती है, आप ऐसे समझ सकते हो इसको, ठीक है ना। तो वो एस्केप नहीं हो पाते, वो निकल के कहीं जा नहीं पाते हैं। तो बस सिंपल है, इसका आंसर क्या है, ग्रेविटी, ठीक है। विंड बच्चों इसका आंसर होगा नहीं, ये सब बेवकूफ़ी वाले क्वेश्चन है, आप देख ही रहे हो, क्लाउड्स भी नहीं हो सकता है। उसके बाद अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इसके बारे में हम आपको बताएं बच्चों। इसमें हम जब आप क्लास 10th में पहुंचेंगे तो वहाँ पे आपको एक चैप्टर मिलेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको वहाँ पे दी जाएगी। तो ये ऑप्शन बे अभी हम कुछ डिस्कस नहीं करते हैं, ओके, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 यूनिट पॉइंट मासेस। ये बच्चों यूनिट पॉइंट मासेस क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखिए बच्चों, यूनिट का मतलब 1, यूनिट का मतलब 1, मतलब कि ये जो पॉइंट मास है और ये वाला जो पॉइंट मास है, ठीक है। तो m1 की वैल्यू भी कितनी है, 1 यूनिट, और m2 की वैल्यू भी कितनी है, 1 यूनिट। यही मतलब 1 यूनिट का मतलब आप समझ लो बच्चों, ये मासेस अगर भाई ग्राम में तो 1 ग्राम का ये, 1 ग्राम का ये मासेस अगर किलोग्राम में आपने लिए तो 1 किलोग्राम का ये, 1 किलोग्राम का ये। हम कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं बच्चों, MKS सिस्टम, मैंने आपको बताया ना, MKS यानी कि मीटर किलोग्राम सेकेंड, ये हमने आपको बताया हुआ है। तो लेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर, मास की किलोग्राम, और टाइम की सेकेंड, तो ये आपको पता है, ठीक है। तो इसलिए आप ये समझ के चलिए कि हमने मास को यहाँ पर कितना माना हुआ है, 1 kg, ठीक है। तो आप यूनिट kg मान के चलिएगा, कोई बात नहीं, चलो बहुत बढ़िया। कह रहा है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 यूनिट पॉइंट मासेस, तो मैंने 2 यूनिट पॉइंट मासेस बना लिया आपके सामने। अब क्या करना है, आगे पढ़ते हैं। कह रहा है सेपरेटेड बाय अ यूनिट डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस भी कितना है, यूनिट है। यूनिट का मतलब 1। अब आप बच्चों 1 क्या, 1 मीटर लोगे ना, क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों वो लेंथ है, एक तरीके का लंबाई है, लेंथ है। तो ये जो r होगा आप 1 लोगे, 1 यूनिट, ठीक है, बात समझ में। और यूनिट यहाँ पर क्या है, मीटर है। देखिए बच्चों, यहाँ पर MK सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं, तो लेंथ का यूनिट हम क्या लेंगे, मीटर ले लेंगे। बात समझ में आई कि नहीं, तो ज़्यादा वो लिखने उखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम जरा देखते हैं कि हो क्या रहा है, बात समझिए। कह रहा है कि ओके, अच्छा शायद बच्चों मैंने क्वेश्चन पूरा, अच्छा हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड, ऐसे पढ़िए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाएगा, कब, जब दोनों पॉइंट मासेस 1 यूनिट के हैं और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 यूनिट है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लग रहा होगा ना दोनों के बीच में, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, उसका नाम क्या पड़ जाएगा। आइए जरा हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो देखो बच्चों, फॉर्मूला मेरे को बताइए क्या होता है, F = कैपिटल G m1 m2 अपॉन में r², ये फॉर्मूला है। यही फोर्स है जो m1 m2 के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, ठीक है ना।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखता है। तो देखिए जी, अब बच्चों m1 की वैल्यू कितनी रखोगे 1 × 1 और अपॉन में r का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, जी तो ऐसे ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 × 1 क्या होता है 1 होता है, ये तो सभी बच्चों को पता है। और अपॉन में 1 का स्क्वायर मीन्स 1 × 1 तो 1 होता है। अब देखो बच्चों 1/1 कितना होता है 1 ही तो होता है। तो g × 1 और g × जैसे x × 1 x होता है वैसे g × 1 g हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया बताइए g। लेफ्ट में क्या था बताइए f। तो ये बताइए दोनों के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो किसके इक्वल है न्यूमेरिकली, कैपिटल G के इक्वल। कैपिटल G की वैल्यू कितनी होती थी याद करिए 6.67 × 10⁻11 और यूनिट्स उसकी हमने आपको निकालनी सिखाई थी। तो याद रखिए बच्चों, यहाँ पे ध्यान से चेक करिए, जब 2 पॉइंट मासेस आप ले लेंगे, ठीक है, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट हो जाए तो उस टाइम दोनों बॉडीज हैं उनके बीच में कितना अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा। तो जवाब है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बहरहाल तो इस टाइम जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किसके इक्वल है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपको दिख गया तो आपको बच्चों कोई बोल भी सकता है कि भाई एक बात बताओ, हमें यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट समझ में नहीं आ रहा, जरा डिफाइन कर दो। तो आप ऐसे डिफाइन करोगे, उसको क्या बोलोगे कि भाई काम करो, टेक व्हाट, टेक 2 यूनिट पॉइंट मासेस in such a manner that they are separated by 1 unit distance. Then the numerical value of force, the numerical value of attractive force between these two masses is known as universal gravitational constant. खत्म। तो ऐसे भी आप यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हो। बात समझ में आई? तो ये हमको क्वेश्चन इसलिए दिया गया था ताकि हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को ठीक से डिफाइन कर पाएं। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस टाइम किसके इक्वल हो गया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के। तो हमने ऑप्शन डी पे टिक लगा दिया, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है ये हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th में। तो यहाँ से अभी कुछ लेना देना है नहीं हमारा। फिर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ऐसा तो आया नहीं। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो स्मॉल जी होता था, वो तो आया नहीं। ठीक है ना। उसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड भी कहाँ पढ़ेंगे, 11th क्लास में। वैसे तो ग्रेविटेशनल फील्ड मैंने आपको क्लास में बताई हुई है कि ये हमने ऐसा इसको मार्कर को नीचे छोड़ा तो इसको अर्थ ने अट्रैक्ट कर लिया, यानी कि अर्थ के चारों तरफ एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में वो अपने पास आने वाले ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। तो इस क्षेत्र को ही हम बोलते हैं कि भाई हाँ, अर्थ ने क्या बना रखी है, ग्रेविटेशनल फील्ड बना रखी है, एक क्षेत्र बना रखा है जिसमें कोई बाहर कोई अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वो अट्रैक्शन महसूस करता है अर्थ के द्वारा। और ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट अर्थ को नहीं अट्रैक्ट करता है, ऑब्जेक्ट भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है, लेकिन अर्थ का इनर्शिया इतना ज़्यादा है कि वो एक्सलेट नहीं होती। ये हमने आपको क्लास में सब कुछ बताया हुआ है, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ ऑफ रेडियस कैपिटल आर। ठीक है, तो अर्थ की रेडियस को उन्होंने बोला है भाई कैपिटल आर है। ठीक है, तो ये देखिए ये कैपिटल आर है अर्थ की रेडियस। ठीक है, तो बच्चों एक बात बताइए, वेट का फॉर्मूला हमने आपको क्लास में क्या बताया है, W = m × g। ठीक है, देखिए W = what, m × g। बात समझिए बच्चों, यहाँ पे W क्या है, W is what, W is weight of the body। जैसे ये मार्कर है इसका वेट। What is weight? Weight the force by which earth attract the object towards its center। ये बहुत टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है, 11th में हम थोड़ा सा इसको सुधारेंगे। ठीक है, अभी के लिए सही है। तो देखिए बच्चों m × g, ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है, g क्या होता था, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपने एक बात बच्चों पढ़ी होगी शायद कि वेट और मास में डिफरेंस होता है। वेट और मास में डिफरेंस, मास तो सभी बच्चों को पता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, कितना प्लास्टिक भरा हुआ है, दैट इज नोन एज द मास ऑफ। और उसको आपने किलोग्राम में मेजर किया है, ग्राम में आप कभी कभी मेजर करते हैं, तो ये तो आपको पता है। मतलब मास तो जीरो हो नहीं सकता। अगर मास जीरो हो गया है तो इसका ये मतलब है कि ऑब्जेक्ट ही नहीं है। ठीक है, तो क्या कभी मास जीरो हो सकता है? तो जवाब है हाँ, हो सकता है। क्वांटम फिजिक्स में आप पढ़ेंगे पूरा मास किस में चेंज हो जाएगा, एनर्जी में। ऐसा हो सकता है, तो वो आप लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे, उसको अभी छोड़िए। अभी के लिए तो अगर बच्चों ऑब्जेक्ट है कहीं ना कहीं तो मास पक्का होगा, मतलब मास है तो ऑब्जेक्ट होगा। तो मास तो जीरो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा कि मास एनर्जी में चेंज हो जा रहा हो और एनर्जी मास में, ऐसा कुछ अभी हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो अभी के लिए बच्चों m तो जीरो हो नहीं सकता, चेक करो। और हमने आपको बताया था कि g की वैल्यू, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, स्मॉल g है ये, कैपिटल G नहीं है ये स्मॉल g है, जो कि वेरी करता है डिफरेंट
लोकेशन पे स्मॉल जी की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करता है, इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, हमने आपको क्लास में बताया। और हमने आपको बताया क्लास में कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के सेंटर पे कितना होता है, 0 होता है। ठीक, तो भाई जी का वैल्यू यहाँ पे सेंटर पे जी का वैल्यू बोलिए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब देख लीजिए इन्होंने क्वेश्चन आपसे क्या पूछा हुआ है। कह रहा द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ ऑफ रेडियस आर इज, मतलब ये वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास सपोज कितना है m, उसका वेट कहाँ पर, सेंटर ऑफ द अर्थ में। देखो बच्चों यहाँ पे रेडियस दे रखी ना इन्होंने कैपिटल आर, तो इससे आप कंफ्यूज ना होगी रेडियस कुछ अर्थ की, उससे आप क्यों परेशान हो रहे हो, उससे आपका कुछ लेना देना होगा लेकिन क्लास 11th में होगा, अभी कुछ लेना देना उससे है नहीं। तो आपको सिंपली पता है क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ कितना होता है, 0, तो वेट भी कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 होता है अगर उन दोनों नंबर्स में से कोई भी एक नंबर 0 हो जाए। तो ये आपको पता है बच्चों, तो क्या हो जाएगा m, ये वेट कहाँ पे निकाल रहे हैं, सेंटर पे, तो हमने लिख दिया वेट एट सेंटर ऐसे करके लिख दिया, इज इक्वल टू m इंटू जी की वैल्यू 0 रखी, आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। तो रीजन क्या होगा, बिकॉज वी नो दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज व्हाट, 0, मींस स्मॉल g is equals to 0, that's why when we'll put the value of g in this formula then weight will be 0। ओके, बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। तो यहाँ पर बच्चों ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब कुछ पढ़ने की बात तो बच्चों यहाँ पे है ही नहीं, इनफाइनाइट नो, r टाइम्स द वेट, कुछ भी नहीं, सब फालतू की चीज़ें। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखने से पहले हम आपको थोड़ा सा याद दिलाते हैं कि जब हम किसी लिक्विड में, किसी लिक्विड क्या, कोई भी फ्लूइड हो, फ्लूइड द मटेरियल्स विच कैन फ्लो, गैसेस भी हो सकती हैं, लिक्विड भी हो सकती हैं। तो जब किसी फ्लूइड में स्टूडेंट्स हमने ऐसा किसी ऑब्जेक्ट को फुल्ली या पार्शली इमर्स किया, इमर्स मतलब ना अंदर उसको ऐसा डाल रहे हैं, आप इस तरीके से समझ सकते हो, तो ऐसा इसको हमने इसमें डाला, तो ये क्या करेगा, ये लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, हटाएगा ना। अरे भाई अपने ऊपर लेके देखो, आप जहाँ बैठे हो वहाँ एयर नहीं है, जितनी जगह आपका ये बॉडी का वॉल्यूम है ना, ये जो वहाँ एयर नहीं है। हाँ। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे अंदर तो है सर, तो उतना दिमाग नहीं लगाओ, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसा भी एयर है यहाँ पे, अब हम यहाँ पे आए तो हम इस फ्लूइड में, कौन सी फ्लूइड, एयर में इमर्स्ड हैं, और हमारी बॉडी का जो वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम का फ्लूइड यहाँ से डिस्प्लेस हो गया, हट गया। अब अभी हम यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ की एयर ऐसे डिस्प्लेस हो गई होगी जितनी हमारी बॉडी, बात समझ में आई कि नहीं है? तो इसी तरीके से बच्चों, कोई लिक्विड में अगर हम ऑब्जेक्ट डालते हैं, इमर्स करते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट कुछ लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। अब एक बात बताइए, अगर हम आपसे पूछें कि कितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, तो जब मतलब कितना वॉल्यूम लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, तो जो इसका वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम, भाई जो तुम्हारी बॉडी का वॉल्यूम था उतनी ही जो एयर डिस्प्लेस हुई होगी, इतने वॉल्यूम की, उतनी ही जगह की। तो इस ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है वही लिक्विड डिस्प्लेस का वॉल्यूम है। ये जितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, तो जो लिक्विड डिस्प्लेस होगा उसका जो वॉल्यूम होगा वो इसी के वॉल्यूम के इक्वल होगा। एक तो बात ये समझ आती है। चलो बहुत बढ़िया। दूसरी बात स्टूडेंट्स याद करिए, जब हम ऑब्जेक्ट को इमर्स करते थे, किसमें इमर्स मतलब डाल रहे हैं किसी लिक्विड में, तो जब आप इसको ऐसा डालते हो तो अपथ्रस्ट लगता था कि नहीं लगता था, इस पर बताइए। और जब अपथ्रस्ट लगता था, अपथ्रस्ट मतलब ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स लगता था जिसको आप बाइंड फोर्स बोलते थे, याद है? और ये बाइंड फोर्स की वजह से आपको इसके वेट में रिडक्शन महसूस होता था, कमी महसूस होती थी। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक काम करिएगा, एक मग में पानी भर लीजिए, उसको पहले हवा में लेके चेक करो, ऐसे हवा में मतलब एयर में मग को ऐसे लेके चेक करो, आपको ना थोड़ा सा भारी लगेगा। अब आप उसको मग को भरे रहना उतना ही, और बकेट में पानी भर लो, फिर ऐसा डालो। जब अंदर ले जाओगे ना, हाथ आपका अंदर होगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि उतना वेट इसका नहीं है, मतलब उतना फोर्स आपको इसको उठाने के लिए ऊपर नहीं लगाना पड़ रहा है जितना अंदर। इसका मतलब जरूर है क्या कि किसी ने आपका क्या कर दिया है, सपोर्ट कर दिया है इसको उठाने में। तो किसने सपोर्ट कर दिया है? तो जवाब है जिस लिक्विड में आपने इसको डाला है वो लिक्विड इज इमर्स्ड ऑब्जेक्ट, यानी कि जो मग है जिसमें पानी भरा हुआ है वो आपके लिए ऑब्जेक्ट है, तो उस पर इसने बाइंड फोर्स ऊपर की दिशा में लगाया है। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको यहाँ पर बताते हैं, मान लीजिए स्टूडेंट्स कि आपने मग ऐसा पकड़ रखा था, ये ऐसा हवा में पूरा पानी से भरा है, और आपको इसको रोकने के लिए 10 न्यूटन लगाना पड़ रहा है। कितना? 10। तो अगर हम आपसे पूछें इसमें 10 न्यूटन बेटा क्यों लगाना पड़ रहा है आपको, तो आप बोलोगे सर इसका वेट कितना है, 10 न्यूटन है। तो इसका वेट कितना है, 10 न्यूटन है सर, तो हमको रोकने के लिए ऐसा 10 न्यूटन थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ रहा है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब आप इसको ऐसा बकेट में ले गए अंदर, जब आप इसको ऐसा बकेट में ले गए तो हमने आपसे पूछा कितना लगाना पड़ रहा है, तो आपने बोला सर थोड़ा कम लगाना पड़ रहा है। तो हमने बोला कितना, मान लो आपको 8 न्यूटन लगाना पड़ रहा है। ध्यान से सुनिए, कितना लगाना पड़ रहा है? 8। हल्का लग रहा है थोड़ा ये, तो 8 न्यूटन जो लगाना पड़ रहा है, तो 2 न्यूटन का रिडक्शन हो गया है। 2 न्यूटन का, ऐसा लग रहा है कि इसका वेट अब 10 न्यूटन नहीं रहा। क्या सच में इसका वेट 10 न्यूटन नहीं रहा? तो जवाब है नहीं, ऐसा नहीं है, इसका वेट अभी भी 10 न्यूटन है।
एक्चुअल में ऊपर की डायरेक्शन में 2 न्यूटन किसी ने लगा दिया है, और किसने लगाया है? वो बायंट फोर्स ने। तो बायंट फोर्स ने बच्चों अगर ऊपर 2 न्यूटन लगा दिया होगा तो अब इसका रिजल्टेंट वेट तो हम नहीं बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि हमें महसूस कितना होगा, अपेरेंट वेट कितना महसूस होगा। तो जवाब है 10 लग रहा था नीचे, 2 लग रहा है ऊपर, तो रिजल्टेंट हमको कितना महसूस होगा? 8 न्यूटन। 10 माइनस 2 8। बात समझ में है कि नहीं? हाँ। ठीक, तो ये जो रिडक्शन आपको महसूस होता है यही बायंट फोर्स होता है। ठीक है, बात समझ में आएगी? या हाँ, रिडक्शन जो महसूस होता है, ऑब्वियसली रिडक्शन कितने का महसूस हुआ हमें? 2 न्यूटन का, तो जरूर 2 न्यूटन का बायंट फोर्स ऊपर लग रहा होगा। कोई डाउट है इसमें? अब सुनिए, यहां तक तो कहानी खत्म हो गई। अब यहां पे बात ये है कि आर्किमिडीज का प्रिंसिपल लगा लीजिए। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आर्किमिडीज ने इसके आगे क्या पढ़ाया था आपको, क्या बताया गया था क्लास में कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में पार्शियली मतलब थोड़ा सा, फुल्ली मतलब पूरा, पार्शियली या फुल्ली बच्चों इमर्स्ड कर रहे हैं, तो ध्यान से सुन लीजिए, इस पे जो बायंट फोर्स लगता था, मेरी बात सुन लीजिए, इस ऑब्जेक्ट पे जो बायंट फोर्स लगाएगा, कौन लगाएगा? लिक्विड लगाएगा। वो किसके इक्वल होता था? वो होता था डिस्प्लेस लिक्विड के वेट के इक्वल। एक बात बताओ बच्चों, इसको पानी में आपने डाला, ये पानी ऐसे हटा देगा। अरे आपको नहीं समझ में आ रहा, आप ऐसे ले लो, ये जार पूरा फुल कर लो, पूरा ऊपर तक, ठीक, इसको ऐसा इसमें डाल दो, डालोगे तो यहाँ से पानी निकल जाएगा कि नहीं? उसको किसी दूसरे कंटेनर में कलेक्ट कर लो, फिर उसका वेट नहीं निकाल पाओगे तुम, बताओ वेट कैसे निकालोगे? उसका मास ले लो, पहले मास को जी से मल्टीप्लाई कर दो तो वेट नहीं आ जाएगा, बताओ। तो वही मैं कह रहा हूँ, बात समझिए, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में फुल्ली या पार्शियली इमर्स करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट ना जितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा ना, उस डिस्प्लेस लिक्विड का वेट निकाल लीजिए, और जो उस लिक्विड का डिस्प्लेस वेट आएगा वही बायंट फोर्स के इक्वल होगा। तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या था कि बायंट फोर्स क्या होता है? तो जवाब है बायंट फोर्स। कौन सा बायंट फोर्स? जो ऑब्जेक्ट पे लगता है। ये अगर आपको निकालना हो तो बायंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट कैसे निकालेंगे? इस ऑब्जेक्ट ने कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया है उसका वेट निकाल लीजिए बच्चों। ठीक है, कौन सा लिक्विड सर? जिस लिक्विड में इस ऑब्जेक्ट को हमने इमर्स किया है। ठीक है, तो बायंट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू व्हाट? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द फोर्स। यही आर्किमिडीज का प्रिंसिपल था। अब एक बात बताओ बेटा, अगर हम आपसे ये पूछें कि बेटा हमको वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट बता दीजिए कि ऑब्जेक्ट ने कितना लिक्विड, मतलब ऑब्जेक्ट ने जो लिक्विड डिस्प्लेस किया उसका वेट बता दो, तो आप पता है क्या बोलोगे? सर हम बायंट फोर्स बता देंगे। वही तो क्या होगा? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस ऑफ बाय द ऑब्जेक्ट होगा। अब सुनिए, एक बात बताइए, इसी स्टेटमेंट को हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं क्या? इसी स्टेटमेंट को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि ध्यान दो, हमने जो आपको एग्जांपल दिखाया था, हवा में आपको 10 न्यूटन लग रहा था वेट, पानी में ले गए तो आपको इसका अपेरेंट वेट 10 ना लग के उससे कम लगा, लगभग 8 लगा, क्योंकि 2 न्यूटन बायंट ऊपर लग रहा था। तो बताइए इसमें कितने का रिडक्शन आया? 2 न्यूटन का। जो रिडक्शन आता है वेट में वही तो उसका बायंट फोर्स होता है। ठीक है, जो रिडक्शन आता है वेट में वही तो उसका बायंट फोर्स होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, यानी कि बायंट फोर्स किसके इक्वल हो गया? जो रिडक्शन आपको महसूस होगा, उसके वेट में जो कमी महसूस होगी, दैट विल बी बायंट फोर्स। और बायंट फोर्स होता किसके इक्वल है? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट। ये जो बायंट फोर्स है, अपेरेंट रिडक्शन द वेट के इक्वल, और apparent reduction the weight obviously equal to what? Weight of the liquid displaced by the object, या बायंट फोर्स is equal to what? Weight of the liquid displaced by the object। अब क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। कहता है an object weighs 10 न्यूटन in air। ऑब्जेक्ट का वेट कितना है एयर में? 10 न्यूटन है। ठीक, व्हेन इमर्स फुल्ली इन वाटर, इसको फुल्ली वाटर में डाल दिया गया, इट वेज ओनली 8 न्यूटन। अब कैसा महसूस होता है? 8 न्यूटन। क्या सच में 8 न्यूटन हो गया उसका वेट? ना 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 ना, ये ओनली अपेरेंट है, महसूस हो रहा है। ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? कितने का रिडक्शन आया? चेक करो, 2 न्यूटन का रिडक्शन आया। तो ये जो 2 न्यूटन का रिडक्शन आ रहा है यही तो बायंट फोर्स है। और अगर यही बायंट फोर्स है तो अगर आप बायंट फोर्स निकाल चुके हो बच्चों, तो ध्यान से करिए, यहां पर आपने क्या किया? सबसे पहले क्या निकाला? बायंट फोर्स। कैसे निकाला सर? बायंट फोर्स निकाला अपेरेंट रिडक्शन इन द वेट। कौन किसका वेट? जो बॉडी आपने इमर्स करी उसके अपेरेंट वेट में, अपेरेंट रिडक्शन शॉर्ट में लिखा, आप समझ लेना, अपेरेंट रिडक्शन इन द वेट। अब अपेरेंट रिडक्शन सर कैसे निकाले? तो जवाब है सर ऐसे निकालें, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर माइनस वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन लिक्विड। तभी तो कितने की रिडक्शन आई वो आपको पता चलेगी ना, कितने की कमी महसूस हो रही है वो आपको पता चलेगी। तो यहाँ पे बच्चों क्या बनेगा? ये देखिए, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन व्हाट? इन एयर, और माइनस व्हाट? वेट ऑफ द
ऑब्जेक्ट इन लिक्विड। ठीक है, अब मुझे बताइए बच्चों यहाँ से देख के, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर कितना है 10 न्यूटन, और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन लिक्विड कितना है 8, 10 माइनस 8 कितना आ गया 2 न्यूटन। तो 2 न्यूटन ही बॉयंट फोर्स है या 2 न्यूटन ही रिडक्शन है। ठीक है, और जो 2 न्यूटन रिडक्शन है, जो बॉयंट फोर्स है, वही क्या है आपका वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। इन्होंने यही पूछा था आपसे, द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट विल बी व्हाट 2 न्यूटन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, कर लीजिए। नंबर 14 देखने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है क्लास में, क्या P इज इक्वल्स टू व्हाट F अपॉन A। अगर F क्या हो कांस्टेंट हो, जैसे कि मान लीजिए हम किसी बॉक्स पे खड़े हुए हैं, तो उस बॉक्स पे जो फोर्स लग रहा है तो बॉक्स भी मेरे ऊपर फोर्स लगाएगा, आपको ये पता है। जितना मैं उस पर फोर्स लगा रहा हूँ तो एक्शन रिएक्शन लॉ से वो भी मेरे ऊपर लगाएगा एक फोर्स। मैं कितना फोर्स बच्चों बॉक्स पे लगाऊंगा, तो जवाब है जो मेरा वेट होगा। जो मेरा वेट होगा, मेरा मास ले लो, मास इंटू जी कर लो, तो जो मेरा वेट होगा, क्योंकि वेट भी एक तरीके का फोर्स ही तो होता है, हमने आपको बोला था। ठीक है, तो हमारा जो वेट लग रहा है बॉक्स पे, तो बॉक्स भी हम पे उतना ही फोर्स ऊपर लगाएगा कि नहीं लगाएगा। ठीक, तो यानी कि अगर हम बॉक्स पे खड़े हो जाएं, किसी कोई मतलब रेक्टेंगुलर बॉक्स नहीं, कोई क्यूबॉइडल बॉक्स है, उस पे हम खड़े हो जाएं, ठीक है ना, तो जब हम खड़े होंगे बच्चों, तो फोर्स यहाँ कांस्टेंट हो गया है। क्यों? क्योंकि हमारा जो वेट है वो है ना, वो चेंज होगा, 1 साल के बाद चेंज हो सकता है। अगर मैं पतला हो गया तो घट जाएगा, क्योंकि मास मेरा कम हो जाएगा बॉडी में, वो सब तो चलो ठीक है, बायोलॉजिकल रीज़न है, छोड़ो, ऐसा ना हो तभी सही। ठीक है, तो बात ये है कि देखो बेटा, ये हो गया कांस्टेंट, फोर्स तो हो गया यहाँ पे कांस्टेंट। अगर कोई बॉक्स पे खड़ा होगा, यानी कि प्रेशर इज इनवर्सली, अगर ये कांस्टेंट हो गया तो उसको हटा दोगे तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट एरिया। ठीक है, तो ठीक है, बहुत बढ़िया। ये हिल गया क्या कैमरा? लेट मी चेक इट। ओके, चलो कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा हिल गया, इसको ठीक कर लेते हैं। ओके ओके, नाउ तो देखिए, अब आपको ये देखना है कि एरिया बेटा जब मिनिमम होगा तो प्रेशर क्या होगा? मैक्सिमम होगा, और एरिया जब मैक्सिमम होगा तो प्रेशर मिनिमम होगा, क्योंकि इन्वर्सल रिलेशन है ना भाई, एरिया जितना ज़्यादा होगा प्रेशर उतना कम होगा, एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। अब इसको देखिए बेटा, ये क्यूबॉइडल बॉक्स है, लेंथ, ब्रेथ और ये हाइट, या फिर आप इसको इस तरीके से बोल सकते हैं जैसे क्वेश्चन में दिया, अ गर्ल स्टैंड ऑन अ बॉक्स हैविंग 60 सेंटीमीटर लेंथ। ठीक है, तो 60 सेंटीमीटर लेंथ है और 40 सेंटीमीटर की ब्रेथ है, और जो विड्थ आपकी, अब इसको क्या कहोगे, देखो लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, हाँ ठीक है, विड्थ हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, विड्थ का मतलब ना उसकी जो बॉक्स की चौड़ाई आप एक तरीके से कह सकते हैं, हम इसको इसकी ऊंचाई भी बोल सकते हैं कि ये हाइट का कितना है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जरा आप देखिए बच्चों, इसका अगर हम डायग्राम यहाँ पे बना दें, देखिए ये ऐसा, ये देखिए कुछ इस तरीके का बेटा इसमें डायग्राम आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्या 60, और ये हो गया आपका क्या 40, और ये हो गया आपका 20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? बताइए। अब यहाँ से देख के बताइए और इस बुक को देख के बताइए इसके कितने सरफेस एरिया हैं। तो जवाब है, एक तो ये वाला सरफेस एरिया, इसके जस्ट ऑपोजिट वाला सरफेस एरिया, ये टॉप वाला एक सरफेस एरिया है, ये बॉटम वाला है, ये सामने वाला है, और ये वाला मतलब राइट वाला लेफ्ट वाला है। अब एक बात बताओ, हर एक सरफेस आपको कैसा दिखाई पड़ रहा है? रेक्टेंगुलर। चेक कर लो, ये भी एक रेक्टेंगल है, इसके जस्ट पीछे वाला जितना सरफेस एरिया इसका होगा उतना ही सरफेस एरिया इसका होगा। ठीक, जितना सरफेस एरिया यहाँ पे होगा उतना ही सरफेस एरिया यहाँ, जितना सरफेस एरिया यहाँ उतना ही सरफेस एरिया यहाँ। ठीक, अब ये बताइए कि इन्होंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? कह रहा है कि अ गर्ल स्टैंड ऑन अ बॉक्स हैविंग 60 सेंटीमीटर लेंथ, 40 सेंटीमीटर ब्रेथ एंड 20 सेंटीमीटर विड्थ इन 3 वेज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्रिक विल बी, बाय द ब्रिक बच्चों उन्होंने लिख दिया है, आप बॉक्स मान लो। ठीक है, एक्चुअल में क्या है कि बड़ा छोटा है, ये बॉक्स नहीं है, ये ब्रिक ही, तो शायद यहाँ पे गलत प्रिंट होगी 60 सेंटीमीटर। हाँ नहीं काफ़ी होता है 60 सेंटीमीटर। अरे बॉक्स हो या ब्रिक हो वो सब छोड़ो, आप जो भी हो, जिस पे भी खड़ी है वो। तो ध्यान से चेक करिए, ये गर्ल इस पे 3 वेज में खड़ी हो सकती है। 3 वेज में क्यों बोला है बताइए उन्होंने? क्योंकि इसके 6 सरफेस हैं, तो या तो यहाँ खड़ी हो या तो यहाँ खड़ी हो। बात क्या है? सेम। क्यों? क्योंकि जितना सरफेस एरिया यहाँ का है उतना ही सरफेस एरिया यहाँ का है। ठीक है, फिर चाहे यहाँ खड़ी हो चाहे यहाँ खड़ी हो, जितना सरफेस एरिया यहाँ का है उतना ही यहाँ का है। तो इसलिए 3 वेज में बोलता है बच्चों। एक बार इस पे खड़ी हो सकती है, एक बार ये ऐसे कर दिया इस पे खड़ी हो सकती है, और एक बार ऐसे खड़ी हो सकती है। बात समझ में आया? अब एक बार बताइए, इन्होंने आपसे क्या मांगा है? द प्रेशर एक्सर्टेड विल बाय द ब्रिक विल बी, मतलब ब्रिक जो इस पे प्रेशर लगाएगा, ब्रिक क्यों इस पे प्रेशर लगाएगा? क्योंकि गर्ल जब नीचे फोर्स लगा रही है तो उतना ही फोर्स गर्ल के जो भी उसके तलवे हैं उस पर लगेगा, उसकी बॉडी पे उतना ही फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा, और ये जो फोर्स होगा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? हाँ, कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया के। बात समझ में आई कि नहीं?
अब चलिए देखते हैं जरा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है कि मैक्सिमम व्हेन लेंथ एंड ब्रेथ फॉर्म द बेस, जब लेंथ और ब्रेथ बेस फॉर्म करे, मतलब जिस पे वो खड़ी है। तो एक बात बताएं, सिंपल सा देखो बेटा, सिंपल सा आप यहाँ पे जाके ये देखिए कि दो नंबर्स ऐसे कौन से हैं जिनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है? मिनिमम, या जिनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है? मैक्सिमम आ रहा है। बात समझो, क्योंकि आप एरिया कैसे निकालो बताओ भाई? कोई भी रेक्टेंगल पकड़ लो, लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब दिस इनटू दिस। तो किसी भी रेक्टेंगल का लेंथ जरूरी नहीं है कि वो लेंथ हो जो लेंथ इन्होंने दिया हुआ है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि देखिए यहां से ये वाला जो रेक्टेंगल है, अगर हम इसका एरिया निकालने के लिए आपको बोलें, ठीक है, तो इसका एरिया बताइए कैसे निकलेगा? तो जवाब है सर देखो, ये लेंथ क्वेश्चन में दी थी इन्होंने, ये आपको क्या दी थी? ब्रेथ दी थी ना? हाँ, और ये क्या थी? इसकी विड्थ थी, ठीक है। तो ये वाला जो रेक्टेंगल है आपका, इसका एरिया निकालने के लिए आपको दिस इनटू दिस करना पड़ेगा ना? नहीं करना पड़ेगा? बताइए। हाँ, तो ये वाला जो रेक्टेंगल है, इसका एरिया निकालने के लिए ये रही लेंथ और ये रही ब्रेथ। बात समझ में आई? ये सामने वाला रेक्टेंगल निकालने का एरिया बेटा बताइए क्या करेंगे? 60 इंटू 20 तो करोगे, ठीक। और अब कौन सा बचा? टॉप वाला बचा, या फिर बॉटम वाला आप चेक कर लो। तो बॉटम वाला जो है वही टॉप वाला है। तो बॉटम वाला जो रेक्टेंगल है उसमें देखिए जरा 60 इंटू 40। बात समझ में आई कि नहीं? मुझे ये बताइए सबसे बड़े प्रोडक्ट्स कब आएंगे, मतलब सबसे बड़ा एरिया क्या आएगा? एरिया लार्जेस्ट कब आएगा बताओ? हाँ, एरिया लार्जेस्ट आएगा 60। भाई आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, सबसे ज़्यादा यही आएगा। और एरिया ये लार्जेस्ट लिखा है मैंने, और एरिया स्मॉलेस्ट, सबसे कम एरिया बेटा बताओ कब आएगा? भाई ऑब्वियसली यहाँ पे जब खड़ी होगी, यानी कि 40 और 20 ये वाले मतलब समझ रहा है? ये बुक है और ये ऐसे इस पे खड़ी होगी, ठीक है। विद इस टाइम जब इस पे खड़ी होगी तो टॉप से आप जब देखोगे टॉप पे एक रेक्टेंगल दिखाई पड़ेगा। उस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी हो जाएगी? 40, और ब्रेथ कितनी हो जाएगी उसकी? 20। सही है। तो क्या हो जाएगा बताइए? 40 इंटू 20, ये आंसर सबसे कम आएगा। और एक बार बताइए, जब एरिया क्रॉस सेक्शन सबसे कम होगा तो प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। तो जाके ऑप्शन में आप ये चेक कर लिए कि प्रेशर सबसे ज्यादा कब बोला है और प्रेशर सबसे कम कब बोला है। और ध्यान दीजिएगा, देखिए मैक्सिमम, प्रेशर मैक्सिमम है व्हेन लेंथ एंड ब्रेथ फॉर्म द बेस, मतलब जिस पे वो खड़ी हुई है उसका बेस कौन बनाता है? लेंथ और ब्रेथ। आइए जरा देखते हैं, वेट करिए। प्रेशर मैक्सिमम है तो बताओ इस केस में प्रेशर कैसा होगा? मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि एरिया कैसा है? स्मॉलेस्ट है, तो प्रेशर मैक्सिमम है। और इस केस में प्रेशर कैसा है? मिनिमम होगा, क्योंकि एरिया कैसा है? मैक्सिमम है। भाई प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। बात समझ में आई कि नहीं? अब जरा ध्यान से चेक करिएगा, प्रेशर मैक्सिमम कब होगा? ये 40 क्या है, 20 क्या है? बात सुनो, 40 बेटा ब्रेथ है किसकी? जो ब्रिक दी हुई थी या जो बॉक्स दिया हुआ था, तो ये हो गया ब्रेथ, और 20 क्या है? विड्थ। यानी कि जब गर्ल कौन से सरफेस पे खड़ी होगी, मतलब ये सरफेस उसके लिए बेस होगा, तो कौन से बेस पे खड़ी होगी? वो वाले बेस पे खड़ी होगी। जब बेस कौन बना दे? बेस बना दे आपका ब्रेथ और विड्थ, तो उस टाइम प्रेशर मैक्सिमम होगा। क्या जाके चेक करो, ऐसा कोई ऑप्शन दिया है कि प्रेशर मैक्सिमम हो जाए तब जब बेस कौन बना दे? ब्रेथ और विड्थ। तो देखो मैक्सिमम व्हेन ब्रेथ एंड विड्थ फॉर्म द बेस। यस, दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों ये क्यों गलत हो गया? आइए देखते हैं जरा। व्हेन द, हाँ, बेस कौन फॉर्म करता है? लेंथ और ब्रेथ। तो बेटा ये क्या था? 60। चेक करो जरा, 60 क्या था? लेंथ, ठीक है। और 40 क्या था आपका? ब्रेथ। तो जब लेंथ और ब्रेथ, इस ब्रिक की लेंथ और ब्रेथ की बात कर रहा हूँ, रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। वो तो आप टॉप से जाके देखोगे कि लेंथ कितना दिख रहा है, ब्रेथ कितना दिख रहा है, मल्टीप्लाई करके एरिया निकालोगे। बात समझ में आई कि नहीं? तो अगर हम ब्रिक का लेंथ और ब्रेथ बच्चों मल्टीप्लाई कर लें तो जो एरिया आएगा, वो वाला जो एरिया होगा, वो एरिया तो मैक्सिमम है, तो प्रेशर कैसा होना चाहिए था? मिनिमम। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। थर्ड पे आइए, मैक्सिमम व्हेन विड्थ एंड लेंथ फॉर्म द बेस। विड्थ एंड लेंथ, विड्थ एंड लेंथ बच्चों ले लो। विड्थ कितनी है बताओ? यहाँ पे ध्यान चेक करो, विड्थ कितनी है? 20, और लेंथ कितनी है? ध्यान चेक करो, 60। इसका जो बच्चों प्रोडक्ट आएगा वो इन दोनों के शायद बीच में आएगा कहीं पे, है ना? मेरे ख्याल से इससे तो ये छोटा रहेगा, लेकिन इससे बड़ा रहेगा, तो ये तो बीच में फंस गया कहीं, ये भी ऑप्शन हो नहीं सकता। उसके बाद कह रहा है द सेम इन ऑल द अबव केसेस। नो, सेम कैसे हो सकता है सारे केसेस में? ऑल द अबव केसेस में सेम कैसे रह सकता है? बात समझ में कि नहीं आई? तो स्टूडेंट्स देख लिया होगा आपने, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।